नमस्कार बीए तृतीय वर्ष के छात्रों। मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता आज आपको बीए थर्ड ईयर का तृतीय प्रश्न पत्र आर्थिक चिंतक या आर्थिक विचारों के इतिहास का पहला अध्याय बताऊंगा। वणिकवाद। आर्थिक विचारों के इतिहास के क्रम में जब से आर्थिक विचार का प्रारंभ हुआ तब से लेके वर्तमान समय तक जितनी भी आर्थिक विचार आए हैं, जो परिवर्तन हुआ है या जो सुधार हुआ है, उसका क्रमिक अध्ययन है। सबसे पहले प्राचीन युग था। प्राचीन युग में जो भी दार्शनिक रहे हैं, अरस्तु, प्लेटो, इन सब के विचारों का अध्ययन था। फिर मध्यकालीन युग आया। मध्यकालीन युग में हेनरी हेने, सीक्वेंस, जेरेमी, ये सारे चिंतक आए। उसके बाद वणिकवाद आया। वणिकवाद के बाद प्रकृतिवाद आया। प्रकृतिवाद के बाद परंपरावाद आया। परंपरावाद के बाद नव परंपरावाद, मार्क्सवाद, कीन्सवाद। तो इस तरह आर्थिक विचारों के इतिहास का क्रम चला है। बीए तृतीय वर्ष के सिलेबस के अनुसार जो पहली विचारधारा है वो है वणिकवाद। वणिकवाद को व्यापारवाद, वाणिज्यवाद, कोलबर्टवाद, विभिन्न लेखकों ने इसे भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। मुख्य रूप से व्यापार को संचालित करने वाली, व्यापार का महत्व समझने वाली जो विचारधारा है उसे हम साधारण तौर पर वणिकवाद कहते हैं। हेने ने वणिकवाद को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वणिकवाद से आशय उस आर्थिक विचारधारा से है जो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों में प्रचलित थी। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के प्रथम 6 जो दशाब्दी हैं उनमें जो विचारधारा प्रचलित थी उसे हम वणिकवाद कहते हैं। हालांकि वणिकवाद का एक क्रमबद्ध संकलन नहीं है। इधर उधर बिखरे विचारों से जो समान आर्थिक विचारधारा रखते थे उन्हें मिलाकर वणिकवाद का नाम दिया गया। वणिकवाद पर जो मध्यकालीन तत्कालीन परिस्थितियां थीं उनके विरोध में वणिकवाद का जन्म माना जाता है। सामंतवादी व्यवस्था थी, चर्च की प्रधानता थी। चर्च के जो विचार थे वो आर्थिक क्रियाओं को बाधित करते थे। तो इन सब की प्रतिक्रिया के स्वरूप जो एक नई विचारधारा सामने आई थी उस समय में उसे हम वणिकवाद कहते हैं। ठीक है। अब वणिकवाद को जन्म देने वाले कारण क्या थे? मुख्य रूप से पहला कारण था सुधारवाद। सुधारवाद मुख्य रूप से जो रोमन कैथोलिक चर्च था, जो पोप की शक्ति थी, पोप की नीतियां थी, उनकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। ये वो आंदोलन था जो कि उन नवयुवकों द्वारा चलाया गया जो जर्मनी से शिक्षा प्राप्त करके फ्रांस लौटे थे। मुख्य रूप से उनके नेता मार्टिन लूथर किंग और इरस्मस थे। जो रोमन कैथोलिक चर्च की विचारधारा थी, जैसे आत्मसंयम से रहना, ईमानदारी से जीवन यापन करना, धन को महत्व ना देना, ब्याज ना लेना, मुद्रा को महत्व ना देना, तो इन सब कारणों की वजह से जो जीवन था वो थम सा गया था। कोई आर्थिक प्रक्रिया नहीं थी, दास प्रथा प्रचलन में थी। जो पोप आदेश देता था उसे मानने के लिए लोग बाध्य होते थे। तो इन नवयुवकों ने सुधारवाद नाम से आंदोलन चलाया और रोमन कैथोलिक चर्च की नीतियों का विरोध किया। बाद में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की गई। इस धर्म ने जो रोमन कैथोलिक चर्च
का भय और प्रभाव था, जो धर्म का भय और प्रभाव था, उसे समाप्त किया। धनी आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता, ये रोमन कैथोलिक चर्च की विचारधारा थी कि धन को महत्व नहीं दीजिए क्योंकि धनी आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म कहता था कि धर्म और आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे के अनुकूल होनी चाहिए। वर्तमान जीवन में ही स्वर्ग और नरक है, इसलिए वर्तमान में ही अपने जीवन को सुखी करने का प्रयास करना चाहिए और दृढ़ राष्ट्रवाद की कल्पना करनी चाहिए। तो सुधारवादी आंदोलन के कारण प्रोटेस्ट धर्म का भय और प्रभाव समाप्त हो गया और लोग व्यक्तिवाद, आर्थिक क्रियाओं की स्वतंत्रता, ब्याज और मुद्रा में विश्वास करने लगे और व्यापारवाद को, वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला। दूसरा प्रमुख कारण पुनर्जागरण एवं मानवतावाद, यानी सांस्कृतिक चेतना का जागरण। ये भी उस काल में एक महत्वपूर्ण कारण था वाणिज्यवाद को जन्म देने का। पुनर्जागरण एवं मानवतावाद, सांस्कृतिक चेतना का जागरण, यानी उस समय जो मध्यकालीन कुप्रथाएं थीं, अंधविश्वास था, रूढ़िवादिताएं थीं, उन पर सांस्कृतिक जागरण ने चोट की। यानी जो दार्शनिकों का प्रभाव था, वैज्ञानिकों का प्रभाव था, है ना, कोपरनिकस, न्यूटन, गैलीलियो, ये सब वैज्ञानिक उसी समय हुए। अनेक आविष्कारों का, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपास, इन सब का आविष्कार भी उसी काल में हुआ। तो इसने एक नई मानवतावादी जिसकी सोच थी विकास करना और आगे बढ़ना और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना, इस सोच को मानवतावाद का नाम दिया गया उस समय। तो पुनर्जागरण और मानवतावाद, आर्टिस्ट, कलाकारों का प्रभाव पड़ा, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, इन कलाकारों का प्रभाव पड़ा। तो सांस्कृतिक चेतना के अभ्युदय के कारण भी जो एक दासता की भावना थी, उसका अंत होकर लोग विकास की राह पर आगे बढ़ने लगे। तीसरा कारण नए देशों तथा नए मार्गों की खोज। उस समय दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार होने के कारण बड़े बड़े देशों और मार्गों की खोज की गई। जहाज का संचालन सरलता से होने लगा। जैसा वास्को डी गामा में 1492 में यूएसए, 1498 में भारत की खोज की गई। इसी तरह स्पेन, इटली, पुर्तगाल, इन सारी नए नए रास्तों और नए नए देशों की खोज के कारण जो व्यापार का विश्व स्तर पर बढ़ावा था वो संभव होने लगा। जनसंख्या वृद्धि को भी वाणिज्यवाद को जन्म देने का एक कारण माना जाता है। उस समय जो यूरोप की जनसंख्या थी वो बढ़कर 6.5 करोड़ हो गई थी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या न केवल सस्ते श्रम को उपलब्ध कराती है बल्कि देश में एक मांग का, उपभोग का स्तर ऊंचा रखने में भी सहायक होती है। तो ये दोनों दशाएं जो हैं वो व्यापार को बढ़ावा देने वाली हैं। व्यापारियों के लाभ बढ़ते हैं मांग बढ़ने पर। मुद्रास्फीति की दर से व्यापार को बढ़ावा मिलता है। जनसंख्या बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो वाणिज्यवाद को बढ़ावा देने वाली थी। मौद्रिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था, उसी काल में मुद्रा की खोज हुई। मध्यकालीन वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां सामने आने लगी थीं। लोग एक नए विकल्प की खोज करने लगे थे। तत्कालीन समय में फिर मुद्रा का आविष्कार हुआ जो कि निरंतर परिवर्तित होता रहा। तो मुद्रा के आविष्कार ने औद्योगिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। जगह जगह क्रांतियां होने लगी, औद्योगिक क्रांतियां, जिसके कारण मुद्रा और उद्योग की प्रधानता बढ़ने लगी और वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला। प्रतियोगिता प्रणाली का उदय, जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें दास प्रथा प्रचलन में थी, जिसके कारण जो नए
लोग थे, उनकी योग्यता थी विकास के अंतर्गत, वाणिज्य के अंतर्गत, वो सामने नहीं आ पाती थी। लेकिन सुधारवाद आंदोलन के बाद ये कुप्रथाएं समाप्त हो गई, नए लोग आगे आए, उनकी योग्यता आगे आई, विकास के नए नए आयाम खुलने लगे और एक प्रतियोगिता का अभ्युदय हुआ, जिसने विकास को और भी अधिक बढ़ावा दिया। राजनीतिक कारण, उस समय आंदोलनों के परिणाम स्वरूप प्रजातांत्रिक युगों का प्रारंभ हुआ। हेनरी सप्तम इंग्लैंड में, लुई 11वें फ्रांस ने अपने अपने देशों में एक मजबूत राष्ट्रवाद की स्थापना की। इस प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण व्यापार, बैंकिंग, वाणिज्य को बहुत अधिक बढ़ावा मिला तथा नए नए राष्ट्रों का, प्रजातांत्रिक राष्ट्रों का उदय हुआ। रूस, पुर्तगाल, जर्मनी, यूरोप के अनेक देश एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने लगे, जिनके कारण व्यापार और प्रतियोगिता को बढ़ावा मिला। तो ये सारी परिस्थितियां वणिकवाद को जन्म देने के कारणों में मानी जाती हैं। अगले टर्न पे हम वणिकवाद 2 के अंतर्गत प्रमुख वणिकवादी आर्थिक विचार या सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।